जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर कंसेप्ट वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। कंसेप्ट वीडियो जो देखेंगे आप, इससे क्या होगा कि जो मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँगा तो वो आपको आसान लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। उसको मैं ट्रांसलेट करना आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने पूरा कंसेप्ट बनाया है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पहले टाइप के सेंटेंस हमको अनुवाद करने हैं वो हैं आपके असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस दोस्तों जो है, इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य हिंदी में। असर्टिव सेंटेंस को दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है? साधारण वाक्य। अब यही जो सेंटेंस है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला टाइप इसके अंतर्गत आता है वो पहला टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। और दूसरा जो टाइप इसमें बनता है, दूसरा टाइप आपका इसमें है नेगेटिव सेंटेंस। जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि सेंटेंस किस टाइप का है और उसका रूल कैसा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, और इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा टाइप आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है और उस पे हमको सेंटेंस को कैसे अनुवाद करना है, या नेगेटिव सेंटेंस का रूल किस तरह से होता है, सेंटेंस को हमको कैसे अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इनमें हमको ध्यान देना है कि सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या इसके साथ साथ हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। नॉर्मली किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब की मतलब हेल्प लेंगे। ठीक है, तो किसी सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन अब हम ध्यान देंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या बनता है इसमें। तो इसका जो रूल बनता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, या तो इसमें हम कह सकते हैं मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। ठीक है, तो मेन वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, और इसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसके अलावा दोस्तों कम्प्लीमेंट भी आ सकता है किसी सेंटेंस में। कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उस सेंटेंस में हो सकता है, कम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। तो ऑब्जेक्ट के अलावा जो बचे हुआ शब्द रहता है उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट में कैसे शब्द आते हैं ये ध्यान देना आपको, कि जो कम्प्लीमेंट होता है उसमें कोई प्लेस आ सकता है या कोई टाइम आ सकता है। ठीक है, या इसके अलावा वहाँ पर ध्यान देना है कि कोई मैनर आ सकता है ना। एक होता है कंसेप्ट, उसमें एमपीटी, मैं किसी वीडियो में अलग से बताऊंगा आपको कि एमपीटी क्या होता है। ठीक है, वो होता है कंप्लीमेंट के अंतर्गत ही आता है, ऑब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ शब्द। ठीक है, एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और तीसरा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम हो गया, प्लेस हो गया, मैनर। तो ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी शब्द बचते हैं उनको हम बोलते हैं एमपीटी। और एमपीटी का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है ना, मैनर, प्लेस और टाइम। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हमको समझना क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का नॉर्मली जो सिंपल जो फॉर्म होता है, रूप होता है, उसका रूल कैसे होता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है,
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ये फिफ्थ फॉर्म क्या है, जिसको हम इसको कह सकते हैं कि यस या ईएस फॉर्म। अब ध्यान देना कि जब नेगेटिव सेंटेंस हम अनुवाद करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि यस या ईएस फॉर्म किस तरह से लगाना वहाँ पे, या इसमें ही ध्यान देना कि फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है ना। तो फिफ्थ फॉर्म जो बनता है, आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें आप यस या ईएस का इस्तेमाल जब करते हैं तो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। और फिफ्थ फॉर्म किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान देना है कि जो फिफ्थ फॉर्म आपको किन सब्जेक्ट के साथ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। देखिए जब सब्जेक्ट ही लिखा होगा, सी लिखा होगा, इट लिखा होगा या तो नेम लिखा होगा, तो आप क्या करिए, इन सब्जेक्ट के साथ जो साधारण वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो उसमें आप क्या करिए, इन सब्जेक्ट के साथ आप मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब का कैसा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म, जिसको आप कह सकते हो यस या ईएस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे प्ले है, तो प्ले कैसा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें आप जैसे ही आप यस का प्रयोग कर देंगे तो कैसा फॉर्म बन जाएगा, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा दोस्तों। इसके अलावा और भी आप वर्ब ले सकते हो, जैसे रन हो गया, तो रन में आप यस लगाएंगे तो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना है। फिफ्थ फॉर्म जो होगा आपका यस या ईएस फॉर्म, मतलब यस या ईएस शब्द आप जोड़ते हैं तब बनता है फिफ्थ फॉर्म, है ना। किसी वर्ड में या किसी जो वर्ब होते हैं उसमें पहले से ई लगा रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसमें जैसे यस लगा देंगे तो भी क्या होगा, आपका फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, सेंटेंस हमको कैसे अनुवाद करना है अफर्मेटिव सेंटेंस का, अब देखते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट इनके अलावा अगर बचता है तो उनके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लिखें कि राम किताब पढ़ता है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया हिंदी में कि राम किताब पढ़ता है, तो मैंने इसमें पहचान भी बताया था कंसेप्ट वाले वीडियो में कि जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएगा तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो रूल के हिसाब से अब चलिए हम अनुवाद करते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले इसमें राम है, तो आप राम लिखेंगे। इसके बाद देखना है कि इसमें जो हमने आपको बताया कि ही, सी, इट और नाम में से कोई भी सब्जेक्ट आएगा, कोई भी काम करने वाला होगा, तो उसके साथ आपको मेन वर्ब का आपको पांचवा फॉर्म इस्तेमाल करना है, यानी कि यस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल करना आपको। तो देखिए यहाँ पे काम क्या है ना, मेन वर्ब मतलब मुख्य काम क्या है, इसमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड या तो आप कह सकते हैं स्टडी, दोनों भी हो सकता है, लेकिन हमको कोई एक ही लगाना है, तो हम लिख रहे हैं इसमें रीड। तो रीड में आप यस का प्रयोग कर दीजिए, है ना। तो राम रीड्स, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है इसमें, किताब। तो किताब इसमें दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बताते हैं आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। तो दोस्तों किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ध्यान दीजिए, जो हमने ओ लिखा है, ओ का मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट से ही है। तो ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में क्या होता है, कर्म, या इसी को हम बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम कर्म बोलते हैं या तो उद्देश्य बोलते हैं। तो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम दो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है व्हाट और दूसरा होता है whom। ठीक है, तो व्हाट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या ही है, और whom मतलब किसे, या तो हो सकता है किसको। ठीक है, तो दोनों में से अब ध्यान देना ये है कि ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम पूछे कि राम क्या पढ़ता है ना, व्हाट रीड्स, है ना, क्या पढ़ता है राम। तो अब यहाँ पे उत्तर में क्या रहा है, किताब, बुक। ठीक, तो इसमें उत्तर में क्या दिख रहा है, किताब यानी कि बुक। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, राम रीड्स द बुक, फुल स्टॉप। तो इस तरह से दोस्तों आपको
साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, जैसे वे गांव में फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब इसे हमको किस तरह से बनाना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही ध्यान देना है। सब्जेक्ट काम करने वाला इसमें वे हैं। वे की इंग्लिश क्या होता है? दे। अब यहाँ पे आगे देखना है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे ही, सी, इट और नेम में से अगर कोई भी आएगा तो आपको पांचों फॉर्म प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे अदर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप क्या करिए, आप कि आपको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, तो खेलने की इंग्लिश क्या होता है यहाँ पे? प्ले। तो आप लिखेंगे दे प्ले, है ना। वे खेलते हैं, इतना हो गया ट्रांसलेट। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या खेलते हैं, तो क्या से जवाब आएगा? ऑब्जेक्ट का। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फुटबॉल, है ना। वे क्या खेलते हैं, उत्तर में क्या आ रहा है? फुटबॉल। तो फुटबॉल इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। दे प्ले द फुटबॉल। और अंत में ध्यान देना है कि इसमें जो बचा हुआ शब्द कॉम्प्लीमेंट है, ये प्लेस है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। ठीक है, तो गांव में इसकी इंग्लिश क्या लिखना है आपको? इन द विलेज। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस बनता है, आपको इस रूल पे आपको ट्रांसलेट करना होता है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से आपको बनाना है, इसका हम रूल देखेंगे किस तरह से बनेगा, फिर सेंटेंस को अनुवाद करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से आपको अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से अनुवाद करना होता है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना। तो दोस्तों जो नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमें इसका रूल याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस को मैंने आपको बताया, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों इसका जो रूल बनता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा डू या तो डज, प्लस में नॉट लगता है, फिर इसके बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर अंत में फुल स्टॉप। तो सिंपल जो रूल बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, वो रूल क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट, इसके बाद डू नॉट या तो डज नॉट आपको लिखना होगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या लगता है आपका? ऑब्जेक्ट लगता है। अब क्या करना आपको दोस्तों, आपको ध्यान यही देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना होता है और किस सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना होता है, यही आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको इसी वक्त बता दे रहा हूँ कि ध्यान देना है कि जो ये आपने यहाँ पे लिखा है ही, सी, इट और नेम, तो नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है कि इन्हीं के लिए आपको क्या करना है? डज नॉट का प्रयोग करना है, डज नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट आपके बचते हैं जैसे आई, यू, वी और दे, इनके साथ आपका प्लूरल हो गया जैसे, तो इन सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है? आपको इन सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरह से आपको किन सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना है और किन सब्जेक्ट का के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए। बाकी तो मैंने रूल यहाँ लिख ही दिया है। अब हम हिंदी में कुछ वाक्य लेते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिखा रवि किताब नहीं खरीदता है। ठीक है, तो मैंने एक वाक्य यहाँ पे लिया, रवि किताब नहीं खरीदता है। तो आपको सिंपल ध्यान यही देना है कि रूल के हिसाब से चलना है।
तो इसमें काम करने वाला सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला कौन है, रवि। तो रवि आप लिखिए। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको डू नॉट का प्रयोग करना है कि डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ही सी इट और नाम जब भी आएगा तो आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे रवि, इसके हिसाब से आपको लिखना है डज नॉट। इसके बाद आपको आगे ध्यान देना है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना ही लगाना आपको, यानी कि मुख्य काम इसमें क्या है, खरीदना। तो खरीदने के लिए क्या होता है, बाय। तो आप बाय लिखिए। इसके बाद देखिए रवि क्या नहीं खरीदता है, किताब। तो अंत में आपका बचता है किताब, इसकी इंग्लिश लिखिए आप द बुक। और अंत में आप जब भी ट्रांसलेट करिए तो फुल स्टॉप जरूर लगाइए, ठीक है। कभी कभी ट्रांसलेट करते वक्त फुल स्टॉप नहीं स्टूडेंट लगाते हैं, तो उसमें गलती यही हो जाता है कि फुल स्टॉप यदि आप नहीं लगाते तो गलत माना जाता है ग्रामर में। अब हम आगे एक आध सेंटेंस और लेते हैं। इसमें एक आध सेंटेंस जैसे हम ले रहे हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस खास है। इस सेंटेंस में ध्यान देना है कि आप जब भी अनुवाद करेंगे तो इसमें एक कभी नहीं शब्द आया है। तो कभी नहीं शब्द अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आपको डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है नेगेटिव सेंटेंस में। वहाँ पे आपको बल्कि कभी नहीं शब्द जब भी आएगा तो वहाँ पे आप क्या करिए, कभी नहीं शब्द जब भी आएगा तो उसके लिए आप वहाँ पे नेवर वर्ड का प्रयोग करिए। तो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आने पर, कभी नहीं, है ना, कभी नहीं शब्द की इंग्लिश या शब्द की अंग्रेजी आप कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए आप नेवर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, है ना, नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसका कंसेप्ट कि अगर कभी नहीं शब्द आएगा दोस्तों तो उसकी इंग्लिश आपको नेवर का प्रयोग करना है, ना कि आपको डू नॉट या तो डज नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस खास है इसलिए क्योंकि इसमें डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग नहीं करना होता है। तो हम देखते हैं सेंटेंस बच्चे। तो इसकी इंग्लिश आपको क्या लिखना है, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। इसके बाद आपको देखना है काम, क्या काम इसमें क्या नहीं हो रहा है ना, झूठ बोलने का, कभी नहीं झूठ बोलने का। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, डू नॉट या तो डज नॉट का प्रयोग करना ही नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करिए, द चिल्ड्रेन नेवर लिखना है, ठीक है। नेवर के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मुख्य जो वर्ब है, क्रिया है, उसको लिखना है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि काम क्या है, बोलना। तो बोलने की इंग्लिश क्या होता है, झूठ बोलने की इंग्लिश, है ना। तो जो झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होता है, टेल ए लाई होता है, झूठ बोलना। इसकी इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, टेल ए लाई। तो चलिए यहाँ पे लिखते द चिल्ड्रेन नेवर। इसके बाद आपको लिखना है टेल ए लाई और अंत में लगाइए आप फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस अनुवाद करना होगा। यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।